Welcome to our A to Z History Point चैनल। क्लास 6 विषय हमारी पृथ्वी, पाठ 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर JCERT टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन। हाय नमस्कार बच्चों, आप सबों का स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आज कौन सा क्लास हो रहा है अब देखेंगे। आज क्लास 6 भूगोल की पाठ्य पुस्तक आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये अध्याय 2 है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इसी के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो यह वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो ट्यूशन जा नहीं पाते हैं और उसे पढ़ने का कोई सहारा नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके साथ हूँ, मन लगाकर पढ़ाई करें और यदि कुछ दिक्कत हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। बाकी हम क्लास जो डालेंगे तो आपके पास कैसे पहुंचेगा, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेगा। इसलिए आप यथाशीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ाई को जारी रखें। चलिए आज का क्लास देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, छोटा रूप है। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं तो उसी को हम पृथ्वी कहते हैं। और वो पृथ्वी हम ये देख नहीं पाते कि वो पृथ्वी कैसा है, उसका आकार कैसा है, लेकिन उसका छोटा सा रूप ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही ग्लोब है। और इसी ग्लोब पर 7 महादेश हैं। कौन कौन सा महादेश हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। इसी ग्लोब पर सारे विश्व पड़े हुए हैं। पानी है, थल है, क्या है, सब इसी पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज का क्लास इसी ग्लोब पर है। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का छोटा सा नमूना है। क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, ग्लोब क्या है? आंसर लिखिए, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है या छोटा रूप है, लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब इसी का आकार का दूसरा है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। तो ग्लोब कैसा होता है? बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो कहता है कि छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब छोटा भी होता है, ग्लोब बड़ा भी होता है, जिसको हम कहीं भी ले जाएंगे तो आखिर कैसे ले जाएंगे? तो उसके लिए तो कुछ आकार होना चाहिए। या तो मान लिया इतना बड़ी ग्लोब है, इस ग्लोब को उठा के हम थैली में कैसे ले जाएंगे? बैग में नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए इसका बेलून की जैसा इसको बना दिया है कि इसको ले जाएं और उसका अवलोकन करें कि क्या किस तरह से होता है। कहता हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आप कहेंगे कि पृथ्वी कैसा है? तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर थोड़ा चपटी हुई है और यहाँ ऊपर में भी थोड़ा चपटी हुई है। ये दोनों भाग में धंसा हुआ है, जिसको कहता है उत्तरी ध्रुव और इसे कहता है दक्षिणी ध्रुव, यही कहा जाता है। और ये कहते हैं कि यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा। ये कह रहा है ये पृथ्वी का प्रतिरूप आपको महसूस हो रहा है। उसके बाद क्या कहता है? ग्लोब पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण अत्यंत कठिन है। ग्लोब पर हम किसी भी स्थान की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे? ये तो काफ़ी संभव है या असंभव है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कहता लेकिन कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की सहायता से स्थान का निर्धारण किया जा सकता है। तो कैसे स्थान का निर्धारण किया जा सकता है, किस रेखा से किया जा सकता है? तो उसी के बारे में चलिए देखते हैं। अब यहाँ क्या कहता है देखना चाहिए। कहता है कि अब ग्लोब को देखें, एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है जिसे अक्ष कहते हैं। यानी इसमें से एक बिंदु झुकी हुई होती है जिसको हम अक्ष कहते हैं। तो ग्लोब के 2 बिंदु होते हैं जिसमें होकर सुई गुजरती है। यानी 2 बिंदु कौन सा होता है आप देखेंगे, यहाँ और यहाँ। इसी के बीच से एक सुई गुजरती है और उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह से होता है। देखें उसको। कहता है कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव, यानी इसको देखते हैं ये उत्तरी ध्रुव है, इसका ये दक्षिणी ध्रुव है। याद रखेंगे ग्लोब के 2 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? ग्लोब के 2 भाग होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
कहता है कि उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये रोटेशन करता है, यहाँ पर घूर्णन जो कर रहा है यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, तो इसी अक्ष पर ये पड़ी हुई हैं और इसी अक्ष पे ये तिरछी दिखाई पड़ते हैं और यहीं पर ये घूर्णन गति को ये ग्लोब पूरा करते हैं और इसी से दिन और रात होता है। पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है? दिन रात होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। इस चीज़ को आपको समझना है। क्वेश्चन को लिखेंगे कि पृथ्वी की दैनिक गति से क्या होता है? दिन रात होता है। और पृथ्वी की वार्षिक गति से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलें। आइए देखते हैं क्या कहता है। वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी पर अन्य काल्पनिक रेखाएं भी होती है। तो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा विषुवत वृत्त कहलाती है। अब देखें कि विषुवत वृत्त कौन सा है, ये देखेंगे तो ये देखिए विषुवत रेखा ये आपका है। ये देखिए इस भाग से ऊपर वाला भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। आइए इसकी जानकारी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्या किस तरह से समझा जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है कि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है? ये रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। याद रखेंगे कि विषुवत रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है और विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। इसमें आप जो ये रेखा को देख रहे हैं तो यही सब रेखा को मिलने से विषुवत वृत्त इसको कहा जा रहा है। तो ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री उत्तर है, ये 60 डिग्री उत्तर है। इस चीज को हम समझते हुए किसी भी शहर की दिशा का ज्ञान कितनी दूरी है इसी अक्षांश रेखा के द्वारा से किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अर्धवृत्तों में बांटती है। विषुवत रेखा जो होती है ये देख रहे हैं तो ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन सी भागों में? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और इसको क्या कहते हैं? साउथ कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे। आइए यहाँ क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पर से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। कहता है कि यही कारण है कि अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है, सामान्यतः उसे एन से उत्तर को। यानी एन का मतलब ये होता है कि उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है और एस से मतलब साउथ होता है जिसको दक्षिणी ध्रुव से इंगित करता है। कहता है कि उदाहरण के लिए 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर रांची एवं लिम्पोपो स्थित है। अब आपको पूछा जाएगा कि लिम्पोपो किस महादेश में है, तो दक्षिण अफ्रीका महादेश में ये स्थित है। इस चीज को याद रखेंगे। उसके कहता परंतु रांची 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एवं लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको जानकर ये हैरान होगी कि रांची आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इस चीज को जानकारी रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि लिम्पोपो 23.5 डिग्री दक्षिण अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब कहता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। अब क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए आंसर लिखिए, 181 है। ये परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान रहे। अब देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन होता है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो आंसर क्या होगा? 111 किलोमीटर है। विषुवत वृत्त से उत्तर अथवा दक्षिण की ओर जाने से अक्षांश वृत्तों का आकार घटता जाता है। इस चीज को याद रखेंगे, जिसे चित्र 2.4 में दर्शाया गया है। यानी इसमें देखेंगे जैसे ही उत्तरी ध्रुव से हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं तो ये धीरे धीरे घटते चला जाता है। यही इसमें कहा जा रहा है। आइए उसके बाद क्या देखते हैं, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या है? विषुवत रेखा से किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। चलिए इसका आंसर भी लिखिए। क्वेश्चन लिखे बच्चों, हाँ लिख लिए, वाह अच्छा बात है। चलिए इसका आंसर लिखिए। आंसर लिखिए, विषुवत रेखा से
किसी समान कोणीय दूरी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए, आपका क्वेश्चन और आंसर लिख लिए ना? चलिए, ठीक बात है, इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए कि अक्षांश रेखाएं किस दिशा से किस दिशा की ओर खींची जाती है। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन लिखिए, अक्षांश रेखाएं सदैव किस रेखा से किस रेखा की ओर खींची जाती है? किस दिशा से? तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। इसका आंसर यही होगा। अब कहता है विषुवत विरुद्ध, 0 डिग्री को विषुवत विरुद्ध कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव क्या कहता है? 90 डिग्री उत्तर में होता है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ में होता है। के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं भी हैं, उसके बारे में चलिए जानते हैं। पहला क्या है? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है, याद रखिएगा। कहेगा कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है? तो आंसर होगा आपका उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, ध्यान रहे, क्वेश्चन लिखिए। कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है? तो कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री का कोण बनता है, जो कि उत्तर दिशा में इंगित करता है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा यहाँ दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होता है। तीसरा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री उत्तर में होता है। और चौथा नंबर आपका है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है। इन रेखाओं को चित्र संख्या 2.5 में प्रदर्शित किया गया है। तो आप देखें 2.5 कहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं, यही आपको दिखाई दे रहा है। अब अच्छी तरह से देखेंगे कि 23.5 डिग्री कहाँ है। 23.5 डिग्री आपका ये देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये भी आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका मिडिल पॉइंट है जिसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, इसको हम विषुवत विरुद्ध कहते हैं। ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। इस सबको याद रखिएगा इस तरह से। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या क्या है, किस तरह से हैं, इसको देखना चाहिए। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की भाग कटिबंध कहलाता है। क्वेश्चन लिखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन आ गया है कि कटिबंध किसे कहते हैं। यह दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखिए कटिबंध किसे कहते हैं। तो आंसर होगा 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की भाग को कटिबंध कहते हैं। अब क्या है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर में लगभग लंबवत पड़ती है। यही कारण है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य के आने से क्या होता है, हमें गर्मी महसूस होती है। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए इस क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है और काफ़ी गर्मी पड़ती है और सभी पेड़ पौधे झुलस जाती हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। अब क्या कहता है, इस प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ सालों भर गर्मी रहती है। ग्रीष्म का मतलब गर्मी रहती है, वही कहता है। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। जैसे अभी जाड़ा का मौसम है ना, तो जाड़ा का मौसम में सूर्य की किरणें तिरछी आती है, तो हम लोग को धूप नहीं मिल पाता। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ठंडा लग लो कम्बल झाँपो कहते हैं ना, तो कम्बल में ढुकते हैं, रजाई में ढुकते हैं अभी ठंडी होने के कारण। ये कर्क एवं मकर रेखा, जिसे अभी कर्क संक्रांति मकर संक्रांति हुआ ना, लड़ुआ खाए आप लोग ना, तीर का लड़ुआ खाए होंगे और वो भुंजा का लड़ुआ खाए होंगे, तो वही हुआ मकर संक्रांति होता है। कर्क एवं मकर रेखाओं से ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती है और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसमें मध्य होता है, तापमान बहुत ही कम होता है, जिसे हमें ठंडी महसूस होती है, वही इसमें कहा जा रहा है। अब आइए देखते हैं क्या लिखा है कि इस कटिबंध में जलवायु परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है। यहाँ वर्ष में ऋतु, शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु दोनों का अनुभव किया जाता है। यहाँ पर मैंने कहने का मतलब ये हो गया कि शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, जाड़ा ऋतु और गर्मी ऋतु का भी अनुभव किया जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे हमें सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है। अतः इस प्रदेश में न्यूनतम सूर्यताप की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। ये आपका
अध्याय 2 का हम अध्ययन किए और ये नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, देशांतर रेखा क्या है यहाँ से हम शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आइए कुछ क्वेश्चन सर देख लेते हैं। ये 1 नंबर से हम अभ्यास जो दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, आप लिख लेंगे क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जहाँ से पढ़े ना उसको थोड़ा सा इसको बता देना चाहिए। तो आप इसे लिखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, कर्क रेखा, यहाँ क्या लिखेंगे, ग्रीनविच रेखा पर स्थित है जो 23.5 डिग्री उत्तर में है, इसको यही लिखना है। 2 में है प्रधान याम्योत्तर, नहीं सॉरी ये गलत हो गया आपका, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर स्थित है, इसमें लिखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर लिखिएगा। और 2 नंबर में है प्रधान याम्योत्तर ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पर लिखेंगे ग्रीनविच रेखा है, इसमें से भरेंगे। 3 नंबर में है 0 याम्योत्तर को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर प्रधान मध्याह्न रेखा लिखेंगे। और 4 नंबर में है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को मेखला कहते हैं या जोन कहते हैं, ये लिखना है इसमें से। और 5 नंबर में है भारतीय मानक देशांतर रेखा मिर्जापुर शहर से गुजरती है। यही इसमें आपको आज का क्वेश्चन यहाँ तक रहा और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9801317372 पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।